हेलो एंड वेलकम टू लिसिट कॉन्सेप्ट्स। दिस इज अंशु और इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप लर्निंग और एआई चिप्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है एआई चिप्स, और उसके बाद देखेंगे कि एआई चिप्स होता क्या है। फिर देखेंगे कि डीप लर्निंग क्या होता है, और डीप लर्निंग जो है ये मशीन लर्निंग से कैसे डिफरेंट है उसके बारे में बात करेंगे। और फिर देखेंगे कि मशीन लर्निंग के क्या लिमिटेशंस हैं और डीप लर्निंग का क्या सिग्निफिकेंस है मशीन एज कंपेयर टू मशीन लर्निंग। और उसके बाद देखेंगे कि डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनिंग क्या होता है। ओके फिर देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एआई चिप्स, इसे हम बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि जो ट्रेडिशनल चिप्स होते हैं वो एआई चिप्स से कैसे डिफरेंट है। ओके देन देखेंगे कि कुछ लीडिंग फर्म्स जो कि एआई के मार्केट में भी डोमिनेट कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये इनविडिया जो कि एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है और काफ़ी पुरानी कंपनी है, क्योंकि ये 1993 में जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था। सो इनविडिया ने H100 GPU जो है ये बनाया है। ओके नाउ व्हाट इज H100 GPU? तो ये एक एआई एक्सेलरेटर है। ओके सो एआई एक्सेलरेटर का काम क्या होता है एआई में? ये एआई के फंक्शनिंग को जो है कैटलाइज करेगा। ओके कैटलाइज करता है, एनहांस कह सकते हैं, उसको इम्प्रूव करता है। सो बेसिकली एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है एआई एक्सेलरेटर। एआई की फील्ड में इसका बहुत ही रोल होता है। और H100 GPU जो है माना जा रहा है कि इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल एआई एक्सेलरेटर, जो बनाया किसने? इनविडिया ने। ये एक अमेरिकन कंपनी है, आपको ध्यान में रखना है। सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रख सकते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसको बनाने के लिए जो है वो 80 बिलियन ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बेसिक आइडिया रख सकते हैं। नाउ एआई चिप्स होते क्या है? सो इट इज़ अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग एंड कम्स अंडर द ब्रॉडर अम्ब्रेला ऑफ एआई। तो एआई के अंडर ही आता है ये। देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम तो बना नहीं सकती, बट स्टिल मैं कोशिश करती हूँ। देखिए सबसे पहले एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एक सब्जेक्ट होता है, एआई चिप्स एक डिवाइस है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। सो एआई सबसे पहले एआई, देन उसके अंदर आएगा मशीन लर्निंग और उसके अंदर आएगा डीप लर्निंग। सो डीप लर्निंग बेस्ड जो भी एप्लीकेशंस होंगे उसको सपोर्ट कौन करेगा? एआई। ओके सबसे पहले एआई, देन मशीन लर्निंग, देन डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग। तो हो गया नहीं, एआई के अम्ब्रेला के अंदर ही आ रहा है एंड इट इज़ अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। ये जो होता है ना, काफ़ी स्पेसिफिक आर्किटेक्चर इसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो काम करता है एआई वो ह्यूमन ब्रेन बेस्ड मॉडल पे काम करता है। अब ह्यूमन का ब्रेन क्योंकि अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, तो काफ़ी स्पेसिफिक आर्किटेक्चर यूज़ किया जाता है। एक ट्रेडिशनल चिप्स को बनाने के लिए जो आर्किटेक्चर यूज़ किया जाएगा उसके कंपेयर में यहाँ पे कुछ जो है ये सोफिस्टिकेटेड होता है। ओके एंड ये डीप लर्निंग बेस्ड एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है। डीप लर्निंग को डीप लर्निंग जो है इसको हम ANN या फिर DNN भी कह सकते हैं, एक्टिव न्यूरल नेटवर्क एंड डीप न्यूरल नेटवर्क। ओके नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनिंग। तो डीप लर्निंग काम कैसे करता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ह्यूमन ब्रेन बेस्ड मॉडल पे काम करता है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले हम ह्यूमन के ब्रेन को समझें कि वो कैसे काम करता है। तो बहुत ही ब्रीफ में समझेंगे, क्योंकि ह्यूमन के ब्रेन के बारे में अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स मतलब पूरे प्रोसेस है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बट ब्रीफ आइडिया लेते हैं। देखिए जो एक ह्यूमन ब्रेन होता है वो बेसिकली होता है क्या? इट इज़ अ डेंस नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। जो भी हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो पूरे न्यूरॉन्स से मिलके बना होता है, हर एक सेल में न्यूरॉन्स है। तो जो भी हम एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलाई होता है, जो भी हमें ब्रेन की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, कुछ इंटरनल फैक्टर्स जैसे कि हमें भूख लगती है तो हमें पता चलता है कि अच्छा भूख लगी है, फिर वो मैसेज आता है ब्रेन को एंड ब्रेन बॉडी को रिस्पॉन्स करने के लिए कहता है कि चलो खाना खा लो। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें होती है। जैसे कुछ गर्म छू लिया हमने, काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि ये कॉमन एग्जाम्पल है, तो हम झट से हाथ हटा लेते हैं वहाँ से। कैसे? हमें कैसे पता चलता है कि वहाँ से हाथ हटाना है? जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो ब्रेन को मैसेज देता है एंड ब्रेन देन बॉडी को कहता है कि प्रोटेक्ट करो खुद को। और ये साइमल्टेनियसली होता है, ऐसा नहीं कि 1 मिनट में मैसेज पहुँचे और 2 मिनट में फिर जो है रिस्पॉन्स करे बॉडी, इस तरह से नहीं होता। ये आपने खुद ही एक्सपीरियंस किया होगा, बहुत बेसिक है। सो
इसी के बेस्ड पे यहाँ पे ये एआई जो है इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो सिमिलर होता है। अब यहाँ पे क्योंकि न्यूरॉन्स तो है नहीं, तो न्यूरॉन्स की तरह काम कौन करेगा यहाँ पे? कंप्यूटर कमांड्स एंड एल्गोरिदम्स। जो भी कमांड्स कंप्यूटर के हम देंगे एंड एल्गोरिदम, वही यहाँ पे न्यूरॉन की तरह काम करता है और वही स्टिमुलेट करता है इसको। ओके, नाउ डीएनएन का हम एक एग्जांपल लेते हैं तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एफआरएस, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, तो इसमें क्या होता है कि एक्चुअली जो एफआरएस है उसके पूरे फंक्शनिंग पे हम नहीं जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, सो शॉर्ट में देखते हैं। देखिए, जो एफआरएस होता है ना, वहाँ पे अगर जैसे कोई पुलिस है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, कोई भी सिमिलर टाइप की एजेंसी है जो कि किसी वांटेड को या किसी टेररिस्ट को पकड़ना चाह रही है, तो क्या करेगी वो जो है एक वांटेड की एक जो है पिक अपलोड कर देगी, फीड कर देगी उसमें एफआरएस में। ठीक है, इसके अलावा उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है कि वो टेररिस्ट ने क्या क्राइम किया है या कुछ भी, ये सब कुछ डेटा उसको फीड करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ वो जो है, एंड ये भी नहीं कि उसका नाक ऐसा दिखता है या कान ऐसा दिखता है, आपने पहले ही उस पर एक पिक अपलोड कर दिया, फीड कर दिया है पिक, तो ये सारा कुछ डिटेल देने की ज़रूरत नहीं होती है। एफआरएस क्या होता है कि हमारे फेस पे बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो जो है बताता है कि यही वो इंसान है या नहीं। तो भीड़ में भी वो डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सा इंसान है। ठीक है, और अगर आपने मास्क भी लगा रखा है तो भी उसको पता चल जाता है, क्योंकि बहुत से रेफरेंस पॉइंट्स को जो है उसी के अकॉर्डिंग वो बताता है। मतलब फीचर एक्सट्रैक्ट करता है, जो भी हमारे चेहरे पे रेफरेंस पॉइंट्स हैं उसमें से एक्सट्रैक्ट करके वो बताएगा कि अच्छा ये इंसान जो है वही इंसान है कि नहीं, या फिर कोई और है। ठीक है, बेसिकली एयरपोर्ट्स वगैरह पे यूज़ किया जाता है कि कोई टेररिस्ट भाग ना जाए, और तो इस तरह की चीज़ें होती है, एंड वहाँ पे पकड़ने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। खैर, उस पर नहीं जाएंगे हम। सो यहाँ पे डीएनएन, इसको हम फीचर एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, जहाँ पे आपने एक पिक बस फीड कर दिया और उसमें से वो एक डेटा को जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इसको हम फीचर एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, उसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। सो डीएनएन इसी पे बेस्ड काम करता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर इसने एक बार आपने एक जैसे कि गूगल लेंस का अगर हम एग्जांपल लें, आपने एक बार उस पर पिक अपलोड कर दिया है, फीड कर दिया, जैसे चेयर की पिक, तो उसको पता है अच्छा चेयर के 4 पैर होते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, एंड देन उसके पास अब उसने फीचर एक्सट्रैक्ट करके आपको बता दिया कि ये एक चेयर है। ओके, नेक्स्ट टाइम अगर आप स्टूल की पिक डालते हैं उस पर, तो उसके पास ऑलरेडी ये डेटा है, चेयर की डेटा है। अब स्टूल जो होता है वो भी ज़्यादातर सिमिलर होता है चेयर के, है ना, तो जो डेटा है उसका भी वो यूज़ करेगा, उसका यूज़ करके वो एक्सपीरियंस करके फिर आपको ये बताएगा अच्छा ये स्टूल है। तो उसको फिर से नया काम करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एफर्ट्स देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये बिल्कुल ठीक वैसा ही होता है जैसे कि ह्यूमन, अगर आप इम्यून सिस्टम की बात करें तो क्या होता है, जैसे कोई भी डिजीज़ जो होता है एक बार अटैक करता है हमारी बॉडी पे, तो उसके खिलाफ एंटीजन तो खुद ही पैथोजेंस होता है, एंटीबॉडीज बन जाते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, तो अब सिमिलर अगर वही डिजीज़ फिर से अटैक करे, तो अब बॉडी को पता है कि कौन सा एंटीबॉडी बनाना है, और उसी तरह से वो एंटीबॉडीज़ फिर से जनरेट करेगा। तो उसको फिर से ये नहीं पता करने की कौन सा एंटीबॉडी बनाना है, प्रोटीन वगैरह मैच नहीं करना है, कुछ काम नहीं करना है, बस एंटीबॉडीज़ ही जनरेट करना है। तो डीएनए भी कुछ ऐसा ही होता है, मतलब इसके पास जो पहले से इंफॉर्मेशन है किसी सिमिलर ऑब्जेक्ट को लेके, तो उस पर मतलब उसी एक्सपीरियंस पे बेस्ड ये आउटपुट देती है। ओके, तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनिंग, एंड आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सिग्निफिकेंस देखते हैं हम डीप लर्निंग का ओवर मशीन लर्निंग। तो सबसे पहले मशीन लर्निंग क्या होता है, और डीप लर्निंग के बारे में मैंने अभी आपको बता ही दिया, एफआरएस का एक एग्जाम्पल भी दिया। मशीन लर्निंग को देखते हैं। सो मशीन लर्निंग में क्या होता है कि हमें एक सेट ऑफ डेटा यहाँ पे फीड करना होता है। यहाँ पे ये फीचर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता मशीन लर्निंग। जैसे कि आप यूट्यूब चलाते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, अमेजॉन, गूगल, ठीक है, तो वहाँ पे आप जो भी कंटेंट सर्च करेंगे, जो भी कंटेंट आपको ज़रूरत है, जो भी सर्च करेंगे, तो उसी टाइप के कंटेंट्स आपको फिर रिकमेंड किया जाता है नेक्स्ट टाइम से। तो ये होता है मशीन लर्निंग। आपने खुद ही वो डेटा फीड किया है और उसके अकॉर्डिंग जो है ये आउटपुट आ रहा है। तो ये होता है मशीन लर्निंग। एंड ये डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स थे, तो होप आपको क्लियर हो गया होगा डिफरेंस बिटवीन डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग। देखिए, वीडियो को यहाँ पे हम लंबी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक है एआई चिप्स। तो
एक हम बेसिक आइडिया ले रहे हैं यहाँ पे टॉपिक्स का, ठीक है। तो डीप लर्निंग का सिग्निफिकेंस क्या है? अब मशीन लर्निंग की लिमिटेशंस जहाँ पे शुरू होती है, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट होता है डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग के अपने कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ डील नहीं कर सकता एंड ये फीचर एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकता। तो यही डीप लर्निंग का जो है ये सिग्निफिकेंस है, उसके फीचर्स हैं। सो डीप लर्निंग क्या है कि ये एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ डील कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है, बट मशीन लर्निंग जो है उतना इफेक्टिवली नहीं करेगा। ओके, देन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इश्यूज ऑफ रियल वर्ल्ड। देखिए, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो रियल वर्ल्ड का अभी हमने FRS कर लिया, ठीक है, वहाँ पे हमें किसी वांटेड को पकड़ना है या फिर किसी कंट्री को अगर जो है बॉर्डर पे रोबोट्स को डिप्लॉय करना है। तो इस तरह से रियल वर्ल्ड के इश्यूज हैं जो कि कॉम्प्लेक्स ही होता है, रियल वर्ल्ड के इश्यूज हमेशा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो वहाँ पे मशीन लर्निंग जो है इसके लिमिटेशंस हो जाते हैं, मशीन लर्निंग वहाँ पे जो है काम नहीं कर पाएगा। डीप लर्निंग जो है वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन, जो कि अभी हमने देखा कि आपने एक ऑब्जेक्ट उसको फीड कर दिया, देन वो ऑब्जेक्ट को देख के पता लगा लेगा कि ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। हाई बैंडविड्थ कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है डीप लर्निंग की एज कम्पेयर टू मशीन लर्निंग, एंड पैरेलल कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज़ होती है डीप लर्निंग में। जैसे कि अभी हम फिर से एक एग्जांपल लेते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार का। तो वो कार अगर जो है रास्ते पे चल रही है तो उसको पता है कि यहाँ पे पिलर है, यहाँ पे पेडेस्ट्रियन है, यहाँ सामने से ये गाड़ी आ रही है और इस तरह से खुद को दूसरे लेन में नहीं जाना है। तो एक साथ वो कई सारे ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे जो है वो देख के इंटरप्रेट कर रहा है, उसको कैसे डिसीजन लेना है। तो वो होता है पैरेलल कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज, जो कि डीप लर्निंग में होता है। ओके, फिर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं AI चिप्स की। तो NLP जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जैसे कि आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे ऐप देखे होंगे जहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेट हो जाता है, एक लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं, ठीक है, ऑडियो सुन सकते हैं। तो ये होता है NLP। तो AI चिप्स वहाँ पे रोल प्ले करता है। फिर कंप्यूटर विजन, जो भी आपने पिक अपलोड किया है जैसे कि करते हैं, तो वो फिर वो उसका फीचर एक्सट्रैक्ट करके बताता है कि ये पिक है, वही होता है कंप्यूटर विजन। देन रोबोटिक्स में इसका यूज़ होता है। ऑटोमोटिव, वही जो ऑटोमेटिव सेक्टर जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार हो गया, तो यहाँ पे यूज़ होता है ये। ड्रोन्स वगैरह हो गया। फिर IT सेक्टर में यूज़ होता ही है। हेल्थ केयर यहाँ पे यूज़ होता है। आपने सुना भी होगा कि जो नैनो रोबोट्स होते हैं बॉडी के अंदर जाके डिटेक्ट करते हैं कि कोई कैंसरस सेल जो है वो ट्यूमर्स, बेसिकली जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, वहाँ पे काफ़ी रोल प्ले करता है कि किस लेवल तक जो है कैंसर फैल चुका है, ट्यूमर्स को डिटेक्ट करता है, ठीक है। एंड रिटेल में भी ये रोल प्ले करता है। जैसे कि कई सारे सेक्टर्स हैं, बैंकिंग, फिनेंस, ट्रेडिंग, इंश्योरेंस एप्लीकेशंस, वहाँ पे काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। आपने देखा भी होगा कि कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशंस हैं, जहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये जो बिटकॉइन है या जो भी क्रिप्टो करेंसी है, क्या ट्रेंड चल रहा है, इसका प्राइस कब राइज होता है, कब फॉल होता है। शेयर मार्केट के बारे में आपको पता चलेगा किस तरह से जो है शेयर, कौन सा शेयर जो है वो अभी ऊपर उठने वाला है, इस तरह की चीज़ें होती है। एंड फिनेंस के बारे में, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स एंड और भी बहुत सारे, तो कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका क्या ट्रेंड चलता आ रहा है, ठीक है, कैसे लॉस हो सकता है, कहाँ फ़ायदा हो सकता है। तो ये सब AI जो है ये काफ़ी ईजी कर दिया है इसने हमारी लाइफ को, और इस तरह से कह सकते हैं इन सब में बहुत ही जो है मेजर रोल प्ले करता है AI। ओके, फिर टाइप्स ऑफ AI चिप्स के बारे में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये मेजर जो है 4 टाइप्स हैं। एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरेज, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट GPU, ठीक है। तो इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ये सारे टाइप्स ऑफ AI चिप्स हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ये क्या है, डिवाइस जो है ये क्या है, और आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये सब टाइप्स ऑफ AI चिप्स हैं। ओके, देन ये ट्रेडिशनल चिप्स से कैसे डिफरेंट होते हैं उसके बारे में अगर हम देखें। देखिए, जो ट्रेडिशनल चिप्स है ना, वो डीप लर्निंग बेस्ड एप्लीकेशंस को सपोर्ट नहीं करेगा। ओके, तो
ये डीप लर्निंग बेस्ड एप्लीकेशंस जो होंगे उसको सपोर्ट नहीं करेगा और एआई चिप्स ही वहाँ पे रोल प्ले करता है। तो बस इतनी सी बात है। एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ डील करता है। फिर इसका आर्किटेक्चर देखेंगे, काफ़ी स्पेसिफिक होता है। तो यही सब डिफरेंस होता है यहाँ पे ट्रेडिशनल चिप्स एंड एआई चिप्स में। ओके और ये कुछ लीडिंग फर्म्स हैं, इनवीडिया कॉर्पोरेशन, इंटेल कॉर्पोरेशन। तो ज़्यादातर आप देखेंगे अमेरिकन कंपनीज ये डोमिनेट कर रही है इस मार्केट में, और इसमें भी इनवीडिया जो है ये डोमिनेट कर रही है। साउथ कोरियन आपको एक ही दिखेगा, सैमसंग, इनवीडिया, इंटेल, IBM, अल्फ़ाबेट जो कि गूगल को भी ऑन करता है, सैमसंग, एप्पल, ये सारा कुछ आपको अमेरिकन ही दिखेगा। तो ये कुछ लीडिंग फर्म्स हैं। भारत अभी भी इस मामले में काफ़ी पीछे है और हम तो ट्रेडिशनल चिप्स के फील्ड में भी काफ़ी पीछे हैं, बट हम स्टेप्स ले रहे हैं इस ओर। तो होप कि इंडिया भी अच्छा करेगा इस फील्ड में। फैक्ट्स की बात करें तो 2020 में जो है $8 बिलियन, राउंड फिगर में बात करते हैं, $8 बिलियन का इसका जो है मार्केट था, ठीक है। और 2030 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका जो एआई का जो मार्केट होगा $195 बिलियन होगा। CAGR रेट 37.4% से बढ़ रहा है 21 to 2030 के बीच ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो ये था हमारा पूरा वीडियो। होप आपको अच्छा लगा होगा एंड फीडबैक देना प्लीज़ मत भूलिए। कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगी हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।